ये दोस्तों हम परियोजना विधि को पढ़ रहे थे, प्रोजेक्ट विधि को हम पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट विधि को हमने दो भागों में इसको बांट दिया है ना। तो जो दूसरा भाग की अगर हम बात करें तो परियोजना के इसके प्रकार को हम पढ़ने वाले हैं, है ना। किल्पैट्रिक के अनुसार जो है, किल्पैट्रिक ने जो है परियोजना को 4 भेद माने हैं। अब कौन कौन से माने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से हमें देखना है। पहला तो है कलात्मक परियोजना। कलात्मक परियोजना की अगर हम बात करें तो इस परियोजना का प्रयोग जो है विद्यार्थी को जो है में ललित कलाओं का विकास करने के लिए किया जाता है, जैसे नृत्य कला, संगीत कला, है ना, कविता का स्वसर पाठ करना आदि ये चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरा है रचनात्मक परियोजना। रचनात्मक की अगर हम बात करें तो इस परियोजना का प्रयोग जो है विद्यार्थी सृजनात्मक शक्ति के विकास करने के लिए करता है या किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है दोस्तों विद्यार्थी को विभिन्न हस्तकलाओं का ज्ञान कराया जाता है, जैसे सिलाई होगी, कढ़ाई होगी, बुनाई होगी, खिलौना, आचार आदि बनाने सिखाया जाता है रचनात्मक में, है ना। उसके बाद जो है तीसरा जो है अभ्यासात्मक परियोजना है। अभ्यासात्मक की अगर हम बात करें तो इस परियोजना का प्रयोग जो है अवकाश के समय जो है का सदुपयोग करने के लिए किया जाता है ना। इस परियोजना में जो है विद्यार्थी को कुछ गृह कार्य दिया जाता है तथा वो उस गृह कार्य को जो है पूरा करते हुए अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करेगा। अगला है चौथा जो है समस्यात्मक परियोजना है। समस्यात्मक की अगर हम बात करें तो इस परियोजना में जो है विद्यार्थी से समाज की तत्कालीन किसी समस्या पर जो है व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कार्य करवाया जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण थे, किल्पैट्रिक के अनुसार थे। पहला था कलात्मक परियोजना, दूसरा रचनात्मक परियोजना, तीसरा अभ्यासात्मक परियोजना और चौथा था समस्यात्मक परियोजना। एक किल्पैट्रिक ने ही ये प्रकार दिए थे। वहीं आगे अगर हम बात करें तो थॉमस एमरिस्क के अनुसार भी इन्होंने 3 भेद दिए थे। पहला तो इन्होंने दिया था सीखने से संबंधित परियोजना, दूसरा समस्या से संबंधित परियोजना, तीसरा जो है उत्पादनशीलता से संबंधित परियोजना। तो ये किसने दिए थे? थॉमस एम रिस्क के अनुसार। फिर अगर हम देखें परियोजना के भेद के सर्वमान्य अगर हम भेद देखें तो परियोजना के सर्वमान्य भेद जो हैं 2 हैं। अगर 2 की अगर हम बात करें, एक तो व्यक्तिगत परियोजना है, दूसरा सामूहिक परियोजना है। अब व्यक्तिगत परियोजना क्या होता है, थोड़ा इसको भी हम देखते हैं। जब किसी समस्या पर विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत परियोजना कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, चार्ट बनाना है, मॉडल बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, तो ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिगत परियोजना में। वहीं अगर हम सामूहिक परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो सामूहिक परियोजना में जो है जब किसी समस्या या प्रोजेक्ट कार्य को जो है विद्यार्थी सामूहिक रूप से पूरा करता है तो उसे सामूहिक परियोजना कहते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे वृक्षारोपण है, नाटक है, मंचन है, सफाई अभियान है, रक्तदान शिविर है आदि, तो इसको क्या करेगा? सामूहिक रूप में। अब वृक्षारोपण करेगा तो कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से करेगा, है ना। नाटक का मंचन होगा तो नाटक में भी बहुत सारे जो है विद्यार्थी जो हैं एक सामूहिक रूप में करेंगे। सफाई अभियान चलाना है तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं एक सामूहिक रूप से करेंगे। रक्तदान शिविर लगाना है तो एक सामूहिक रूप से करेंगे। तो ये 2 मुख्य भेद थे, पहले व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक, तो ये ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें परियोजना विधि के जो पद, सोपान, चरण जो है किल्पैट्रिक का जो है सबसे जो है सर्वमान्य है। परियोजना विधि की अगर हम बात करें तो इसके जो सोपान, चरण या पद हैं ये किल्पैट्रिक के ही जो है सर्वमान्य मत हैं। सबसे ज़्यादा माने जाने जो हैं किल्पैट्रिक के ही जो है माने जाते हैं। तो उन्होंने पहला कहा था परिस्थिति उत्पन्न करना। पहला क्या है? परिस्थिति को उत्पन्न करना। अब इसका तात्पर्य है कि शिक्षक विद्यार्थी के सम्मुख जो है ऐसा वातावरण या परिस्थिति को उत्पन्न करे कि विद्यार्थी स्वयं ही किसी योजना या प्रोजेक्ट का चुनाव कर सके। यानी इसमें परिस्थिति उत्पन्न कर देनी है टीचर को, शिक्षक को, है ना। बच्चों के सामने एक ऐसा वातावरण या परिस्थिति बना देनी है, उत्पन्न कर देनी है, जिसमें विद्यार्थी क्या करेगा? स्वयं ही किसी योजना का प्रोजेक्ट का चुनाव वो खुद कर सकता है। दूसरा जो है परियोजना का कार्य का चुनाव। अब परियोजना कार्य का चुनाव के अंतर्गत क्या होगा? परियोजना प्रोजेक्ट का चुनाव विद्यार्थी स्वयं अपनी रुचि या योग्यता स्तर पर जो है परिस्थिति के अनुसार ही करता है ना। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा जो है महत्वपूर्ण है कार्यक्रम बनाना। यानी कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होगा? रूपरेखा को पूरा कैसे करना है, चाहे तो शिक्षक के परामर्श से कर सकता है। कार्यक्रम को बनाने के लिए विद्यार्थी जो है खुद भी कर सकता है या फिर टीचर से जो है परामर्श भी कर सकता है। चौथा है कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। अब कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे करेगा? कार्य को पूरा करना होता है, क्रियान्वयन का मतलब है पूरा करना। अगला 5वां है कार्यक्रम का मूल्यांकन। ये स्वयं विद्यार्थी करता है। कार्यक्रम का जो मूल्यांकन होगा तो इसमें स्वयं क्या करेगा? विद्यार्थी करेगा। अगला है कार्य लेखा जोखा तैयार करना। कार्य का फिर क्या करेगा? लास्ट में लेखा जोखा तैयार करेगा। ये कहीं ना कहीं जो है किल्पैट्रिक ने दिए थे। ये जो सोपान चरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अगला है परियोजना विधि के महत्व। अब महत्व पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। अगर महत्व की अगर हम बात करें तो इस महत्व में क्या है?
प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति, प्रयोजना विधि के महत्व की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति। दूसरा है विद्यार्थी कार्य को करके सीखते हैं, इसमें विद्यार्थी खुद कार्य करके ही सीखेगा, है ना। मनोवैज्ञानिकता इसमें होगी, प्रयोगात्मक विधि भी इसमें है, व्यवहारिक विधि भी है ना। प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है, और विद्यार्थी को जो है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। अब विद्यार्थी इसमें खुद कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित तो होगी ही ना, है ना। और इसमें अगला क्या होता है, अधिगम सरलता से आ जाती है, जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं सरलता से इसमें आ जाती है। और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा, और इसमें स्वावलंबी बनने की प्रेरणा भी जो है इसमें मिलती है। तो ये महत्व के रूप में ये कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको भी आप ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न की प्रकृति यहाँ से भी बन सकती है महत्व से भी। अगला जो है प्रयोजना विधि के गुण। अब इसके क्या गुण हो सकते हैं, प्रयोजना विधि के अगर गुण की अगर हम बात करें तो पहला तो मनोवैज्ञानिक विधि है ना। दूसरा जो है प्राप्त ज्ञान स्थायी व स्पष्ट है। तीसरा है विद्यार्थियों के चरित्र के निर्माण में सहायक है ना, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में भी ये काफ़ी सहायक है। और चौथा जो है अधिगम करता जो है तर्क व चिंतन शक्ति का विकास करता है, जो अधिगम करता है उनमें जो है कहीं ना कहीं ये तर्क हो गया, है ना, चिंतन शक्ति हो गया, इस सारे का विकास जो है ये करवाता है। और वहीं पर जो है हम प्रयोजना विधि के दोष की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं। पहले तो एक खर्चीली विधि है ना। दूसरा छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरा जो है पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है। और अगला अगर देखें तो क्रियात्मक पक्ष पर बल अधिक है, क्रियात्मक पक्ष पर जो है बल अधिक है। और इसमें जो है अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता, चौथा जो है अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण के रूप में हमने पढ़े। अब जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में प्रयोजना विधि का मैंने एक शॉर्ट में याद करने के लिए एक फार्मूला बना रखा है, हो सकता थोड़ा आप इसको भी देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पूरी रूपरेखा समझ में आ जाएगी। काफ़ी शॉर्ट में मैंने यहाँ पे बना रखा है, जो कहीं ना कहीं प्रश्न की प्रकृति यहाँ से भी बन सकती है, इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। प्रयोजना विधि की अगर हम बात करें तो पहला इसका हम इतिहास को जानेंगे, दूसरा तथ्य, तीसरा परिभाषाएं, है ना, तीसरा परिभाषाएं जानेंगे, और चौथा जो है विधि के सिद्धांत, चरण और उसके गुण दोष। तो इतनी चीज़ों को अगर हम देखें शॉर्ट में, तो पहला इतिहास की अगर हम बात करें तो ये इंजीनियरिंग से इस शब्द का प्रयोग हुआ है ना, विज्ञान की देन है इसमें इस शब्द की। प्रयोजना शब्द का जो है रिचर्ड्स ने जो है 1900 ईस्वी में इसका जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया था, है ना। अमेरिका की शिक्षा परिषद ने जो है 1908 ईस्वी में जो है प्रयोजना की अवधारणा करी थी, और प्रयोजना की अवधारणा जो है जॉन डेवी ने 1911 में इसको वो किया था। और प्रवर्तक के रूप में अगर हम बात करें तो किलपैट्रिक ने इसको मॉडिफाई करके जो है 1918 ईस्वी में इसको किया हुआ था। तो ये तो हो गया इतिहास के बाद। अब तथ्य की अगर हम बात करें तो नवाचार संबंधी विधि है ना, आधुनिक विधि है, और कहीं ना कहीं जो है बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। वहीं आगे अगर हम परिभाषा की अगर हम बात करें तो स्वउद्देश्य प्रक्रिया, कुछ न कुछ इसका उद्देश्य होता है। स्वउद्देश्य प्रक्रिया जो है किसने दी है, किलपैट्रिक ने दी है। योजना व कार्य छात्र के उत्तरदायी हैं, है ना, योजना व जो कार्य के जो छात्र के हैं कहीं ना कहीं इसमें उत्तरदायी हैं, तो ये परिभाषा पार करने दी थी। यथार्थ जीवन का भाग, ये विलार्ड कहते हैं, यथार्थ जीवन का एक भाग है तो विलार्ड कहते हैं। और समस्या मूलक कार्य किसने कहा था, स्टीवेंस ने कहा था, है ना। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम प्रयोजना विधि के सिद्धांत की बात करते हैं। प्रयोजना विधि के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यथार्थ पर जीवन पर आधारित है ना, व्यक्तिगत भिन्नता है इसमें, सामाजिकता आधारित है, स्वतंत्रता आधारित है ना, रोचकता पर आधारित है, और कहीं ना कहीं अनुभव पर आधारित है। चरण की अगर हम बात करें तो परिस्थिति का निर्माण करता है, परियोजना का चुनाव करता है, कार्यक्रम बनाता है, रूपरेखा जिसको हम कहते हैं, और कार्यक्रम को जो है क्रियान्वित भी करता है, और इसका जो है मूल्यांकन होता है और लेखा जोखा होता है। तो कहीं ना कहीं चरण है, ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न की प्रकृति यहाँ से भी बन सकती है। गुण और दोष तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बता दिए हैं गुण और दोष को। तो आज हमने जो है प्रयोजना विधि के अंतर्गत दूसरा भाग के अंतर्गत हमने जो है इसके जो है इतिहास को हमने समझा, है ना, इसके इतिहास को हमने पूरा समझा, इसके तथ्य को हमने समझे, परिभाषाएं इसकी हमने समझी, और इसके विधि के सिद्धांत, प्रयोजना विधि के क्या क्या सिद्धांत हैं उसको हमने समझने का प्रयास किया। इसके चरण पद सोपान क्या हो सकते हैं इसको भी हमने आज समझने का प्रयास किया। गुण दोष के बारे में हमने जो है इसके बारे में समझा। तो कहीं ना कहीं जो है प्रयोजना विधि एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो है, मुझे लगता है कि प्रयोजना विधि से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी के अंतर्गत से ही पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अच्छे से आप समझ गए होंगे। और दोस्तों मैंने जो है इसके नोट्स बनाने के बाद जो है आपके सामने जो है एक छोटा सा एक्सप्लेन कर दिया है, विश्लेषण कर दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और कहीं ना कहीं जो है अपनी तैयारी भी आगे करते रहें। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें। तो एक बार आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।